नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। राजस्थान सरकार ने बजट में किसानों के लिए दिए कई तोहफे। किसानों को ब्याज मुक्त ऋण की मंजूरी, समय पर फसली कर्ज चुकाने वाले किसानों को 2% ब्याज अनुदान सहित कई बड़ी रियायतों को बजट में किया शामिल। केंद्रीय कृषि मंत्री ने यूपी और एमपी के कृषि मंत्रियों के साथ की बैठक में दोनों राज्यों में कृषि के ढांचागत विकास पर दिया गया जोर। बैठक में जैविक खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने पर फोकस। दलहन की खेती करने वाले किसानों के लिए सरकार की बड़ी पहल। दालों की खेती के लिए एनसीसीएफ किसानों को कर रहा है प्रोत्साहित। सरकार किसानों को उच्च क्वालिटी के बीज करा रही है उपलब्ध। दलहन के उत्पादन में देश बनेगा आत्मनिर्भर। मुख्य समाचार के बाद खबरें विस्तार से। राजस्थान की डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने किसानों के लिए कई तोहफे दिए हैं। दिया कुमारी ने किसानों को ब्याज मुक्त ऋण की मंजूरी प्रदान की है, तो समय पर फसली कर्ज चुकाने वाले किसानों को 2% ब्याज अनुदान भी मिलेगा। इसकी व्यवस्था बजट में की है। आइए देखते हैं क्या खास है राजस्थान बजट में किसानों के लिए। राजस्थान में किसानों के लिए इस बार बजट में कुछ खास है। जी हां, जब डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने विधानसभा में राजस्थान का बजट पेश किया तो दिया कुमारी ने घोषणा की कि इस साल 3,500 करोड़ के शॉर्ट टर्म लोन बांटे जाएंगे, जिसके तहत 5 लाख नए किसानों को ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। किसानों को बड़ी राहत देते हुए दिया कुमारी ने कहा कि समय पर फसली कर्ज चुकाने वाले किसानों को 2% ब्याज अनुदान मिलेगा। इसके साथ ही दीर्घकालिक कृषि ऋण के लिए बजट 2 गुना कर दिया गया है। अब बजट 50 करोड़ रुपए की जगह 100 करोड़ रुपए का रखा गया है। बजट में किसानों के लिए खुशी का पिटारा खोलते हुए राजस्थान की डिप्टी सीएम ने प्रदेश में 500 नए एफपीओ खोलने और 150 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में गोदाम भी बनाने की घोषणा की। इसके साथ ही उन्होंने राजस्थान इरिगेशन वाटर ग्रिड मिशन के तहत सभी जिलों में पानी बचाने और सिंचाई के लिए 50 करोड़ रुपए खर्च करने का ऐलान किया। डिप्टी सीएम व वित्त मंत्री दिया कुमारी ने कहा कि नहरी क्षेत्र में डिग्गी निर्माण के लिए 5,000 किसानों को अनुदान दिया जाएगा, जिसमें 5,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। किसानों को मॉडर्न कृषि उपकरण खरीदने के लिए अनुदान मिलेगा। साथ ही मॉडर्न कस्टमर केयर सेंटर की संख्या बढ़ाई जाएगी। वित्त मंत्री ने बजट में किसानों पर तोहफे की बरसात करते हुए ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में अलग से बोर्ड बनाने को मंजूरी दी। साथ ही गोवर्धन परियोजना की शुरुआत का ऐलान किया। बजट में किसानों को 1,45,000 नए कृषि बिजली कनेक्शन दिए जाएंगे। 31 मार्च 2024 तक पेंडिंग मामलों को खत्म किया जाएगा। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने कहा कि ऊंट संरक्षण मिशन के तहत ऊंट पाल को 20,000 रुपए का अनुदान मिलेगा। इसके साथ ही 400 करोड़ रुपए की लागत से मुख्यमंत्री मंगल पशु बीमा योजना शुरू की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। राजस्थान के बजट की सभी वर्गों ने सराहना की है। बीकानेर में भी बजट को लेकर लोगों में सकारात्मक प्रतिक्रिया देखने को मिली। सरकार ने नई टेक्निक के ऊपर आधार होकर देश को, प्रदेश को किस तरीके से आगे ले जाएंगे, इसका पूरा रोड मैप इसके अंदर दिया। इसका एनालिसिस करें तो देखिए सोलर ऊर्जा के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्होंने बढ़ावा दिया है। आज का जो बजट पास हुआ है हमारे राजस्थान के लिए बहुत ही उत्साहित क्षण है। इसमें हर वर्ग को इसमें सम्मिलित किया गया है, स्पेशली खेल वर्ग को, युवा को और हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को, हमारे कॉलेजेस को, हर तरीके से उसको इन्वॉल्व किया गया है। तो बहुत ही ज़्यादा उत्साहित हैं। सभी को ध्यान में रखते हुए, मिडिल क्लास लोगों को, लोअर मिडिल क्लास लोगों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने बजट बहुत अच्छा पेश किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उन्होंने 25,000 का अनुदान देने की भी घोषणा की है, जो कि बहुत ही सराहनीय है। और जो स्ट्रीट वेंडर्स के लिए उन्होंने स्वनिधि योजना स्टार्ट करी है और हॉस्पिटलाइजेशन में उन्होंने बहुत अच्छा बजट पेश किया है। आज राजस्थान बजट पेश किया गया। राजस्थान स्टेट का उद्देश्य ये है कि वो राजस्थान स्टेट को 350 बिलियन की इकोनॉमी बनाए और क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करे। हमारे देश के युवा, हमारे देश के भविष्य यूथ के लिए कि पेपर लीक इंसिडेंट्स
की समस्या चल रही थी, तो सरकार ने ये हमें आश्वासन दिया है कि पेपर लीक इंसिडेंट्स पे रोक लगाई जाए और सही मापदंड के साथ सही पनिशमेंट लोगों को दी जाए। कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि राजस्थान सरकार ने अर्बन और रूरल दोनों ही सेक्टर्स के लिए राहतमंद उद्देश्य रखे हैं बजट में और मुद्दे उठाए हैं। सीकर में भी बजट को लेकर लोगों में सकारात्मक प्रतिक्रिया देखने को मिली। जो राजस्थान सरकार के द्वारा बजट प्रस्तुत किया गया है वो बहुत ही प्रत्येक वर्ग के लिए खुशहाली उत्पन्न करने वाला है और हमारे राजस्थान को विकसित करने की दृष्टि से बजट रखा गया है। जैसा कि हम देखते हैं प्रत्येक क्षेत्र में जो किसान लोग हैं उनके लिए भी जो ब्याज की दरें लगती थी उससे उनको मुक्त किया गया है। साथ ही पानी के लिए भी सिंचाई योजना का प्रस्ताव रखा गया है, पानी की कमी भी नहीं रहेगी। साथ ही जो देखते हैं हम सरकारी कर्मचारी हैं उनको RGHS के तहत दवाई भी उपलब्ध करवाई जाएगी। रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए भी ये व्यवस्था है। राजस्थान सरकार की वित्त मंत्री श्रीमती दिया कुमारी जी ने बजट की घोषणा की। उसमें सबसे पहले बेरोजगारी को दूर करने के लिए उन्होंने अपना अहम कदम उठाया, जिसमें 4 लाख बेरोजगारों को अगले 5 साल में नौकरी देने का उन्होंने वादा किया। दूसरा अहम बिंदु, जैसा कि हम जानते हैं, शेखावाटी क्षेत्र में जल की समस्या पर्याप्त है। जल डार्क जोन में है शेखावाटी क्षेत्र, तो उसमें 25 लाख नलों को घरों में पानी देने का काम उन्होंने अपना अहम कदम उठाया। तीसरा सबसे बड़ा बिंदु उन्होंने किसानों के लिए उठाया, 5 लाख का ब्याज मुक्त ऋण किसानों को दिया जाएगा, जिससे वो अपनी आजीविका को दुगना कर सकते हैं। इस बजट में जिस प्रकार जो मूलभूत आवश्यकता है जनता की, उस पर फोकस किया गया है। युवाओं को इस बजट में विशेषकर फोकस करके इस बजट को बनाया गया है, जिसमें खेल कूद हो, चाहे नौकरियां हो या और स्किल के जो कोर्सेज हैं उनमें इनमें फोकस किया गया है। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कृषि मंत्रियों ने मुलाकात की। मुलाकात के बाद दोनों कृषि मंत्रियों के साथ कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अलग अलग बैठकें की, जिसमें दोनों राज्यों में कृषि क्षेत्र में हो रही प्रगति की समीक्षा की गई। विगत वर्षों में हम लोगों ने 2016-17 तक उत्तर प्रदेश के भीतर 12 लाख मीट्रिक टन के करीब तिलहन का उत्पादन होता था। आज वो 28.5 लाख मीट्रिक टन के करीब हो रहा है। 16 लाख मीट्रिक टन यानी दूना से भी ज्यादा योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत के संकल्पना को साकार करने के लिए तिलहन के क्षेत्र में यह एक बेहतर प्रयास किया है। हमारे प्रधानमंत्री जी की जो मूल मंशा है, हमारे किसानों की आय दुगनी हो, खेती के प्रतिशत बढ़े, सिंचाई का प्रतिशत बढ़े, हमारे प्रदेश में अच्छी खेती हो, जैविक खेती पर जोर दिया और हमारे इलाके में जो दलहन की जो पैदावार है उस पर अधिक से अधिक पैदावार कैसे हो, इन सारी मुद्दों पर चर्चा हुई माननीय कृषि मंत्री जी के साथ। खाद्य और पेय पदार्थों पर भारत GCC क्रेता विक्रेता बैठक का 4था संस्करण 11 जुलाई से दुबई में शुरू हुआ, जिसमें भारत और खाड़ी सहयोग परिषद देशों के खाद्य पेय उद्योग के प्रमुख उद्योगपति शामिल हो रहे हैं। और गेहूं और आटे की बढ़ रही कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए केंद्र सरकार थोक ग्राहकों को गेहूं बेचने की योजना बना रही है। अगले महीने से आटा मिलर्स और बिस्किट निर्माताओं को गेहूं बेचा जाएगा। सरकार ने भारतीय खाद्य निगम को अपने भंडार से 23,250 रुपये प्रति टन पर गेहूं बेचने की मंजूरी दे दी है, जो मौजूदा खुले बाजार की कीमतों से करीब 12% कम है। देश में दलहन फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए NCCF दालों की खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहित कर रहा है, जिसके लिए तूर सहित कई अन्य दालों के उच्च क्वालिटी बीज उपलब्ध कराए जा रहे हैं। DD न्यूज़ से खास बातचीत करते हुए NCCF के MD ने कहा कि फसल उत्पादन के बाद किसानों से दलहन को न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर 100% खरीद कर लिया जाएगा और यदि किसानों को बाजार में ज्यादा दाम मिलता है तो वो अपनी फसल बाजार में बेचने के लिए भी इसके लिए फार्मर्स से या प्रोड्यूसर्स और जो उपभोक्ता या कंज्यूमर्स, इन दोनों के बीच में एक कैटलिस्ट के तरह काम करते हैं। तो हमारी ये ऑब्जेक्टिव है, जो किसान दलहन का खेती करते हैं उनके पास चले जाएं और उनको ज़्यादातर उनको हैंड होल्डिंग करें और उनको इस प्रोडक्शन में
ज़्यादा एकरेज बढ़ाने के लिए उनको पूरा असिस्टेंस दिया जाए। इसके लिए हम मिनी किट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। हमारा जो प्रोग्राम है वो अप्रैल एंड में हमने चालू किया था, अभी भी चल रहा है। तो 8-10 राज्यों में हमारा फोकस है। अराउंड 40 to 50 डिस्ट्रिक्ट्स जहाँ पे पल्सेस का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है उसमें हमने फोकस किया है, और करीब 15-20 डिस्ट्रिक्ट्स में हमने ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है। और ये जो मिनी सीड किट्स है उसमें हाई यील्डिंग वैरायटीज़ होता है जिसका यूज़ करने से उनका जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ेगा और उनका इनकम बढ़ेगा। उसके अलावा हम लोग उसको 100% फ्री दे रहे हैं, जिसके कारण उनको एक इंसेंटिव मिलता है आने के लिए आउटरीच प्रोग्राम में। उसके अलावा जब ये लोग आते हैं, किसान आते हैं और हम लोग उन सीड किट का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, उस टाइम हम अपना जो पोर्टल है nccindia.com पोर्टल में उनका प्री रजिस्ट्रेशन भी करते हैं। फ्री रजिस्ट्रेशन का मतलब ये है कि उनका रजिस्ट्री किया जाएगा और उनको ये बताया जाएगा या इनको एक तरह से एश्योरेंस दे रहे हैं कि जब फसल आते हैं नवंबर दिसंबर में, जब फसल आते हैं उस टाइम हम लोग उनके पास वापस जाएंगे और उनका पूरा खरीदारी करेंगे। ये एश्योरेंस या गारंटी हम दे रहे हैं एमएसपी पे। अगर एमएसपी के ऊपर मार्केट में भाव बढ़ा हुआ है और वो नहीं देना चाहते हमको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो मार्केट में बेच सकते हैं। इन अदर वर्ड्स हम एक तरह से इनको ये आश्वासन दे रहे हैं कि इनका अगर दलहन का खेती करेगा तो कभी उनको नुकसान नहीं होगा। ये एक ऑब्जेक्टिव है ताकि किसान को हमारे ऊपर भरोसा हो जाए। वहीं प्याज की खरीद पर एनसीसीएफ एमडी ने कहा कि 2.5 लाख मीट्रिक टन का निर्देश मिला था, जिसमें अभी तक अधिकतम खरीद कर ली गई है और प्याज खरीदारी में पूरी तरह से पारदर्शिता बरती गई है। वो खरीदारी होता है वो किसान से लेते हैं और उसका जो रेम्यूनरेशन है, जो प्राइस है, वो जो वापस जो पेमेंट होता है वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र का माध्यम से यानी डीबीटी से सिर्फ किसान का अकाउंट में डायरेक्टली जाते हैं। हमारा आज के डेट में बफर स्टॉक के लिए 5 लाख बफर स्टॉक का टारगेट है सरकार का, उसमें 2.5 लाख मेट्रिक टन एनसीसीएफ खरीदारी कर रहे हैं। उसमें अभी तक एक पेमेंट जो हुआ है वो सिर्फ डीबीटी के माध्यम से ही हुआ है और किसान का अकाउंट में ही किया है। सारे किसान को हमने प्री रजिस्टर किया है पोर्टल के थ्रू। वो पोर्टल डोका ने, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने एंगेज किया था। दोनों एजेंसी का एक कॉमन पोर्टल है। उस पोर्टल में जो प्री रजिस्टर्ड फार्मर्स हैं उन फार्मर्स का अकाउंट में ही पैसा पेमेंट जा रहा है। तो ये बिल्कुल गलत है कि इंटरमीडियरीज़ को पेमेंट करते हैं। इंटरमीडियरीज़ को हम पेमेंट नहीं करते हैं। आज के डेट में लगभग 10,000 फार्मर्स सिर्फ एनसीसीएफ का पोर्टल एनसीसीएफ के साथ रजिस्टर्ड है इस पोर्टल में, और हमारा अभी तक जो बेनिफिशियरी फार्मर्स है उनका नंबर करीब 6-7 हज़ार पार कर चुका है। अब ये बात आता है कि हाउ डू वी इंश्योर दैट दे आर एक्चुअली फार्मर्स। उसके लिए हम उनका अकाउंट्स का डिटेल्स देते हैं, पासबुक का कॉपी लेते हैं और उनका जो आधार का कॉपी लेते हैं और आधार से लिंक्ड मोबाइल नंबर भी लेते हैं। जो आधार का से लिंक्ड मोबाइल नंबर है उस मोबाइल नंबर से ही उनको रजिस्टर करना है किसान को। वो अपना मोबाइल से कर सकते हैं या जो प्रोक्योरमेंट सेंटर होता है या प्रोक्योरमेंट के लिए जो सेंटर्स खोला या सोसाइटीज़ जो सेंटर्स खोला है वहाँ पे जाके भी कर सकते हैं। एक बार उनका नंबर रजिस्टर होता है तो उनका नंबर में एक OTP जाता है। वो OTP किसान को रजिस्टर करना होता है, उसके बाद ही उनका रजिस्ट्रेशन आगे बढ़ता है। उसके अलावा उनका जो 7/12 यानी उनका जो लैंड रिकॉर्ड्स है उसका डिटेल्स भी हम लोग कैप्चर करते हैं और वो पोर्टल में अपलोड करते हैं। इतनी चीज़ें करने के बाद ही प्रोक्योरमेंट कर सकते हैं। और प्रोक्योरमेंट करने से पहले उनका जो चौल है जहाँ पे एक बार प्रोक्योरमेंट हो गया और क्वालिटी असेसिंग हो गया, उसके बाद जब स्टोरेज का जो रसीट आता है वो पोर्टल में वो डिटेल्स चढ़ जाता है, उसके बाद ही एक्चुअल पेमेंट होता है। और आइए अब जान लेते हैं मंडी भाव। बुधवार को गुजरात की ज्यादातर मंडियों में मूंगफली की आवक देखने को मिली।
भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की जैतपुर मंडी में 9 जुलाई को मूंगफली का भाव रहा 5,855 रुपए। 10 जुलाई को इसके भाव में 50 रुपए की नरमी देखने को मिली, जिसके बाद मूंगफली का भाव 5,805 रुपए पर आ गया। राज्य की ही जूनागढ़ मंडी में इस बीच मूंगफली के भाव नीचे आए। 9 जुलाई को यहाँ मूंगफली 5,600 रुपए पर बिकी। 10 जुलाई को इसके सौदों में 150 रुपए की गिरावट दर्ज की गई, जिसके बाद मूंगफली का भाव 5,450 रुपए हो गया। गुजरात की ही मोरबी मंडी में बीते मंगलवार को मूंगफली का भाव था 4,925 रुपए। बुधवार को इसके भाव 510 रुपए उछलकर 5,435 रुपए हो गए। सावरकुंडला मंडी में मूंगफली के भाव की बात करें तो यहाँ 9 जुलाई को मूंगफली का भाव रहा 5,628 रुपए। 10 जुलाई को इसके सौदों में 287 रुपए की खासी बढ़त देखने को मिली, जिसके बाद भाव 5,915 रुपए हो गया। हाल ही में केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। इन 14 खरीफ फसलों में मूंगफली भी शामिल है। मूंगफली का एमएसपी साल 2023-24 के दौरान 6,377 रुपए प्रति क्विंटल था, जिसकी एमएसपी साल 2024-25 के दौरान 406 रुपए बढ़ाकर 6,783 रुपए प्रति क्विंटल तय की गई है। देश से होने वाले मूंगफली के निर्यात में कमी देखने को मिली है। एपिडा की ओर से हाल ही में जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2024-25 में अप्रैल महीने के दौरान देश से होने वाला मूंगफली का निर्यात 60,302 टन का हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान मूंगफली का निर्यात 72,836 टन का हुआ था। यानी अप्रैल महीने के दौरान मूंगफली के निर्यात में 12,000 टन की कमी देखने को मिली है। वहीं मूंगफली की पैदावार पर नजर डालें तो घरेलू स्तर पर इस साल रबी और खरीफ मूंगफली की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान कुल मूंगफली की उपज 86,54,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान कुल मूंगफली की पैदावार 102,97,000 टन रही थी। यानी मूंगफली की उपज में साल 2023-24 के दौरान 16,83,000 टन की कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में मूंगफली के बाजार भाव पर पड़ सकता है। मंडियों में इन दिनों मूंग की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। बात भाव की करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक बुधवार को देश की अलग अलग मंडियों में मूंग के भाव कुछ इस प्रकार रहे। गुजरात की सावरकुंडला मंडी में 9 जुलाई को मूंग का भाव रहा 7,700 रुपए। 10 जुलाई को इसके भाव में 172 रुपए की गिरावट देखने को मिली, जिसके बाद मूंग का भाव 7,528 रुपए पर आ गया। राज्य की ही जूनागढ़ मंडी में इस दौरान मूंग के भाव नीचे आए। यहाँ 9 जुलाई को मूंग 8,200 रुपए पर बिकी। 10 जुलाई को इसके सौदों में 650 रुपए की भारी नरमी दर्ज की गई, जिसके बाद भाव 7,550 रुपए हो गया। गुजरात की ही बक्सरा मंडी में 9 जुलाई को मूंग का भाव रहा 7,100 रुपए। 10 जुलाई को इसके भाव में 150 रुपए की तेजी देखने को मिली, जिसके बाद मूंग का भाव 7,250 रुपए पर जा पहुंचा। केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। इन 14 खरीफ फसलों में मूंग भी शामिल है। मूंग की एमएसपी साल 2023-24 के दौरान 8,558 रुपए प्रति क्विंटल थी, जिसे साल 2024-25 के दौरान 124 रुपए बढ़ाकर 8,682 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। घरेलू स्तर पर इस साल कुल मूंग की पैदावार में कमी का मान जताया गया है, जिसका असर मूंग के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2023-24 के दौरान मूंग की पैदावार 15,60,000 टन होने की उम्मीद है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 36,76,000 टन रही थी। प्रोटीन से भरपूर दालों के निर्यात की बात करें तो देश से होने वाले दालों के निर्यात में इस साल कुछ कमी देखने को मिली है। और आइए अब बात करेंगे मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, देखते हैं।
नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। जम्मू और कश्मीर के उपोष्णकटिबंधीय इलाकों में किसान मक्का और सब्जियों के खेतों में बारिश का पानी जमा न होने दें। जम्मू कश्मीर में इस समय खरीफ दालों की बुवाई की जा सकती है। जम्मू कश्मीर के मध्यवर्ती इलाकों के किसान धान की बुवाई भी कर लें। यहाँ के किसान मक्के की बुवाई के लिए खेत तैयार कर लें। हिमाचल प्रदेश के मध्य पहाड़ी इलाकों में धान की बुवाई की जा सकती है। वहीं उत्तराखंड के भाबर और तराई वाले इलाकों में मक्का और सोयाबीन की बुवाई की जा सकती है। पंजाब के किसान धान की बुवाई जारी रखें। यहाँ के किसान बासमती धान की नर्सरी भी लगा सकते हैं। दिल्ली में वर्षा के पूर्वानुमान को ध्यान में रखते हुए सब्जियों की नर्सरी, दलहन और तिलहन फसलों के खेतों में जल निकासी की व्यवस्था कर लें। वहीं मध्य प्रदेश के सतपुड़ा पठारी इलाकों में सोयाबीन, अरहर, तिल और मक्के की बुवाई की जा सकती है। मध्य प्रदेश के झबुआ पर्वतीय इलाकों में किसान कपास की बुवाई भी कर लें। बिहार के उत्तर पश्चिम जलोढ़ मैदानी इलाकों में धान की नर्सरी की बुवाई कर लें। बिहार में इस समय अरहर की बुवाई भी की जा सकती है। ओडिशा के किसान बैंगन और मिर्च की नर्सरी लगा सकते हैं। यहाँ के किसान इस मौसम में धान की नर्सरी भी लगा लें। पश्चिम बंगाल के किसान मिर्च, टमाटर, खीरा और पत्ता गोभी की नर्सरी लगा लें। यहाँ के किसान अमन धान की नर्सरी भी लगा सकते हैं। असम के किसान इस मौसम में साली धान की नर्सरी लगा लें। यहाँ के किसान केले के पौधों का रोपण भी कर लें। असम में इस समय मक्के और जूट की पकी फसल की कटाई की जा सकती है। मणिपुर के किसान सूखी नर्सरी विधि से खरीफ धान की नर्सरी लगा लें। त्रिपुरा में इस समय अमन धान की नर्सरी लगाई जा सकती है। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। ये समय करेले की बुआई के लिए काफी बेहतर है। करेले की बुआई के लिए 1 हेक्टेयर के लिए 5 से 6 किलो बीज पर्याप्त है। बुआई करते समय ध्यान रखें कि पंक्ति से पंक्ति की दूरी 120 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 60 सेंटीमीटर रखें। किसान करेले की कई किस्मों की बुआई कर सकते हैं, जैसे पूसा विशेष करेले की इस किस्म की बुआई उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों, खासकर हरियाणा और दिल्ली में की जा सकती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 150 क्विंटल पैदावार ले सकते हैं। इसका फल मोटा, मध्यम लंबाई वाला और चमकदार व हरा होता है। इसके अलावा पूसा औषधि सिलेक्शन 1 किस्म भी लगाई जा सकती है। ये किस्म राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली में लगाने के लिए उपयुक्त है। 1 हेक्टेयर में 198 क्विंटल पैदावार ली जा सकती है। इसका फल हल्के हरे रंग का और मध्यम लंबाई वाला होता है। किसान करेले की पूसा हाइब्रिड 1 की बुआई भी कर सकते हैं। उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों में इसकी बुआई की जा सकती है। 1 हेक्टेयर में 200 क्विंटल तक की पैदावार ली जा सकती है। इसका फल मध्यम लंबाई और मध्यम मोटाई वाला होता है। इनके अलावा किसान पूसा हाइब्रिड 2 की भी बुआई कर सकते हैं। 1 हेक्टेयर में 180 क्विंटल तक फसल ली जा सकती है। इसका फल गहरा हरा, मध्यम लंबाई और मध्यम मोटाई वाला होता है। अगर सिंचाई की बात करें तो करेले की फसल में गर्मी के मौसम में 5 से 6 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करें। फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करें। करेले की फसल में फल मक्खी के हमले की आशंका बनी रहती है। ऐसे में उचित दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से कीट प्रभावी जगह पर ही करें। और आइए अब जानते हैं कुछ और खबरें खास खबर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 देशों रूस और ऑस्ट्रिया की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। दिल्ली में बिजली के दामों में बढ़ोतरी मई के महीने से जोड़ी जाएगी। उत्तर प्रदेश में श्रावस्ती, शाहजहांपुर, बस्ती, अयोध्या, सीतापुर, सिद्धार्थनगर जिलों में बह रही नदियों का जलस्तर बढ़ने से पानी गांव में घुस गया है।
भारी बारिश के बाद नेपाल की नदियों से पानी छोड़े जाने के कारण बिहार में बाढ़ आ गई है। 29 जून से शुरू हुई श्री अमरनाथ यात्रा में श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। साल 2024 में कुंभ का महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के मुताबिक सभी तैयारियां की जा रही हैं। आज विश्व जनसंख्या दिवस है। इस दिन का मकसद बढ़ती आबादी से जुड़ी समस्याओं के प्रति लोगों को जागरूक करना है। असम में बाढ़ की स्थिति में धीरे धीरे सुधार, बारिश में कमी होने से बाढ़ प्रभावित इलाकों की संख्या घटी। केंद्रीय उद्योग और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल जल्द ही स्विट्जरलैंड की यात्रा पर होंगे, जहां वे यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के $100 अरब के प्रस्तावित निवेश को भारत में लाने की प्रक्रिया को और भी तेज करने का प्रयास करेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक की 3 दिवसीय बैठक 12 जुलाई से रांची में होगी। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।